स्टोरी ऑबिट के हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बेन हॉरोविट्ज की कहानी के बिल्कुल शुरुआती हिस्से को देख रहे हैं। जैसा उन्होंने बताया है, कम्युनिस्ट से वेंचर कैपिटलिस्ट तक का उनका सफर ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि मुश्किल हालात से कैसे निपटा जाए, है ना, और लीडरशिप कैसे सीखी जाए, इसका एक तरह से खाका है। बिल्कुल। और ये अध्याय हमें बेन की थोड़ी अनोखी परवरिश में ले जाता है। बर्कले में कम्युनिस्ट दादा दादी के साथ बड़े होना, उनका वो बहुत ज़्यादा शर्मिलापन और वो खास पल जिन्होंने उनके नज़रिए को शेप दिया। हाँ, कहानी की शुरुआत ही काफी दिलचस्प है। उनके दादा दादी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य थे और पिता रैम्पार्ट्स मैगजीन के एडिटर। जी हाँ, न्यू लेफ्ट मैगजीन रैम्पार्ट्स। तो जाहिर है माहौल काफ़ी इंटेंस रहा होगा उस वक्त के हिसाब से। 60-70 का दशक, बर्कले और कम्युनिस्ट कनेक्शन, ये तो बहुत ही अलग बात रही होगी अमेरिका में। हाँ बिल्कुल। उनके दादा फिल हॉरोविट्ज को तो मैकार्थी युग था ना, जब वो दौर जब कम्युनिस्ट होने के शक पर ही लोगों को नौकरियों से निकाल रहे थे, तो उन्हें भी स्कूल टीचर की नौकरी से निकाल दिया गया था। ओहो! और पिता डेविड हॉरोविट्ज, वो तो रैम्पार्ट मैगजीन के एडिटर थे ही। तो घर में राजनीतिक माहौल तो जबरदस्त रहा होगा, लेकिन बेन खुद बचपन में सुना है बहुत शर्मीले थे। इतने ज्यादा शर्मीले थे कि उन्हें नर्सरी स्कूल से निकालना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो लगातार रोते ही रहते थे। उनकी माँ एलिजा हॉरोविट्ज का धैर्य वो वाकई कमाल का था। जब सब कह रहे थे कि बच्चे को शायद किसी स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए, उन्होंने इंतजार किया। उनका मानना था कि बेन समय के साथ खुद ही दुनिया में एडजस्ट हो जाएंगे। लेकिन फिर 5 साल की उम्र में वो एक घटना हुई, बर्कले में, जब वो नए घर में गए थे, जिसने शायद उन पर गहरा असर डाला। हाँ, वहाँ उनके बड़े भाई का एक दोस्त था, रोजर नाम का। उसने उन्हें चैलेंज किया। एक अश्वेत बच्चा था, उसकी खिलौना गाड़ी वैगन छीनने के लिए कहा। अच्छा। और सिर्फ छीनने के लिए नहीं, नस्लीय गाली देने के लिए भी उकसाया। रोजर ने कहा, जाओ और उससे कहो कि वैगन दे, मना करे तो मुंह पर थूक देना और उसे निगर कहना। 5 साल के बच्चे के लिए ये तो बहुत ही डरावनी सिचुएशन रही होगी। एक तरफ उस बड़े लड़के रोजर का डर, दूसरी तरफ वो दूसरा बच्चा। बेन बुरी तरह डर गए थे, बुरी तरह। उन्हें लगा रोजर की बात नहीं मानी तो वो पीटेगा, और उस दूसरे बच्चे से भी डर लग रहा था। लेकिन वो डरते डरते भी उस बच्चे की तरफ बढ़े। वो कोई 30 गज की दूरी होगी, पर उन्हें लगा जैसे 30 मील चल रहे हों। जब पहुंचे, कांप रहे थे, समझ ही नहीं आया क्या कहें। तो बस मुंह से निकला, क्या मैं तुम्हारी वैगन में सवारी कर सकता हूं? डर के मारे यही सूझा। फिर क्या हुआ? रोजर का क्या रिएक्शन था? कमाल की बात यह हुई कि वो बच्चा मान गया। उसका नाम था जोएल क्लार्क जूनियर। और जब तक ये हुआ, रोजर वहां से जा चुका था। अच्छा। उस दिन बेन और जोएल खेलते रहे और फिर वो जिंदगी भर के लिए पक्के दोस्त बन गए। जोएल तो 18 साल बाद बेन की शादी में बेस्ट मैन भी बने। वाह, ये तो कमाल है। हाँ, बेस्ट मैन बने। तो इस अनुभव से बेन ने सीखा क्या? डर पर काबू पाना एक बात है, पर और क्या? हाँ, कई चीजें सीखी। पहली कि भाई, डर लगना तो नॉर्मल है, पर डर महसूस करने का मतलब ये नहीं कि आप कायर हो। आपके एक्शंस तय करते हैं कि आप क्या हैं। सही है। दूसरी बात, किसी को भी उसके बाहरी रूप से पहली नजर में जज नहीं करना चाहिए। और तीसरी, जो शायद सबसे जरूरी है, कि ज्ञान का कोई शॉर्टकट नहीं होता, खासकर वो ज्ञान जो पर्सनल एक्सपीरियंस से आता है। सुनी सुनाई बातों पर आंख बंद करके भरोसा करना, वो कुछ ना जानने से भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। ये बहुत गहरी बात है। और स्कूल में भी उनका एक्सपीरियंस थोड़ा अलग था। वो फुटबॉल टीम में भी थे और पढ़ाई में भी अच्छे थे। हाँ, और शायद अकेले ऐसे बच्चे थे जो दोनों में थे। इससे उन्हें दुनिया को दो बिल्कुल अलग अलग लेंस से देखने का मौका मिला। ये देखना बड़ा दिलचस्प था कि कैसे अलग अलग ग्रुप एक ही चीज को बिल्कुल अलग तरह से देखते हैं, समझते हैं। जैसे कोई उदाहरण है इसका? हाँ, जैसे जब वो हिप हॉप ग्रुप था ना, रन डीएमसी, उनका हार्ड टाइम्स एल्बम आया, तो फुटबॉल टीम में तो जैसे तूफान आ गया। हर कोई बस उसी की बात कर रहा था। लेकिन उनकी कैलकुलस क्लास में किसी को कोई लेना देना नहीं था। अच्छा। बिल्कुल। या फिर जैसे राष्ट्रपति रीगन ने वो स्ट्रैटेजिक डिफेंस इनिशिएटिव एसडीआई, स्टार वॉर्स प्रोग्राम, उसकी घोषणा की, तो जो युवा वैज्ञानिक थे वो उसकी तकनीकी कमियों पर सवाल उठा रहे थे, बहस कर रहे थे। और फुटबॉल टीम? फुटबॉल प्रैक्टिस में किसी को कोई मतलब ही नहीं था इन बातों से। ये समझना कि एक ही सच के कितने अलग अलग पहलू हो सकते हैं, या लोग उसे कैसे अलग अलग देखते हैं, ये तो बाद में लीडर के तौर पे बहुत काम आया होगा। बिल्कुल, खासकर जब वो सीईओ बने। मुश्किल वक्त में, जब सारे फैक्ट्स किसी एक बुरे नतीजे की तरफ इशारा कर रहे हों, तब
अलग अलग नज़रियों से वैकल्पिक रास्ते खोजना, कहानियां बनाना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। कभी कभी सिर्फ एक भरोसेमंद वैकल्पिक नज़रिया ही टीम का मोराल बनाए रखने के लिए काफ़ी होता है। और उनके हाई स्कूल फुटबॉल कोच मेंडोजा का भी जिक्र है। उनका लीडरशिप स्टाइल कैसा था? हाँ, मेंडोजा, उनका तरीका अनोखा था। वो सीधे ऑर्डर नहीं देते थे, अपनी बातों से जिज्ञासा जगाते थे। जैसे कॉलिन पावल ने कहा ना, लीडरशिप वो है जब लोग सिर्फ क्यूरियोसिटी में ही आपको फॉलो करने लगें। अच्छा, बेन हमेशा सोचते रहते थे कि कोच मेंडोजा आगे क्या कहेंगे, क्या करेंगे। दिलचस्प है। अच्छा, फिर उनकी पत्नी फेलिशिया से मुलाकात हुई, वो भी ब्लाइंड डेट पर, और सुना है शुरुआत कुछ खास अच्छी नहीं थी। हाँ हाँ, 1986 की गर्मियों की बात है। डबल मेट थी। बेन और उनके दोस्त ने बड़ी मेहनत से डिनर बनाया, लेकिन लड़कियां काफी देर से पहुंची, और जब फेलिशिया ने देर से आने की वजह बताने के लिए फोन किया तो बेन ने थोड़ा सख्ती से जवाब दे दिया। ओहो, तो पहला इंप्रेशन तो गड़बड़ हो गया होगा दोनों तरफ से। बिल्कुल। जब वो मिले तो फेलिशिया को लगा बेन कोई गुंडे टाइप के हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आंख के नीचे एक दिन पहले लड़ाई हुई थी, उसका निशान था। और बेन को लगा कि फेलिशिया थोड़ी अक्खड़ है क्योंकि वो इतनी देर से आई थी। हाँ हाँ हाँ। लेकिन खैर, किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने अपने पहले इंप्रेशन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। और आज उनकी शादी को कई साल हो गए। हाँ, और 3 बच्चे भी हैं। तो ये फिर वही सबक है, किसी को ऊपरी तौर पे देखकर जज मत करो। सही बात है। सिलिकॉन वैली में उनका पहला सीरियस एक्सपीरियंस कहाँ से शुरू हुआ? उनकी पहली बड़ी जॉब सिलिकॉन ग्राफिक्स इंक (SGI) में थी, इंजीनियर के तौर पर। SGI उस समय बहुत बड़ी कंपनी थी, कंप्यूटर ग्राफिक्स में रेवोल्यूशन ला रही थी। वो टर्मिनेटर 2 जैसी फिल्मों के स्पेशल इफेक्ट्स उनके सिस्टम पर बने थे। हाँ हाँ, याद है। तो वो उनके लिए ड्रीम जॉब जैसी थी। बिल्कुल बिल्कुल, ड्रीम जॉब थी। लेकिन वो वहां ज्यादा रुके नहीं। नहीं, उन्होंने SGI छोड़कर नेट लैब्स नाम का एक स्टार्टअप ज्वाइन किया, और उनके अपने शब्दों में ये एक भयानक फैसला साबित हुआ। भयानक क्यों? कंपनी का मैनेजमेंट, जिसे वेंचर कैपिटलिस्ट ने बाहर से लाकर बिठाया था, उन्हें ना तो टेक्नोलॉजी की समझ थी ना प्रोडक्ट की, और वो कंपनी को अजीब अजीब दिशाओं में ले जा रहे थे। और शायद इसी दौरान उनकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ चल रहा था। हाँ, उसी समय उनकी दूसरी बेटी मारिया, उसमें ऑटिज्म का पता चला। तो एक तरफ स्टार्टअप की भागदौड़, दूसरी तरफ बेटी की स्पेशल जरूरतें, परिवार के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था सब मैनेज करना। यहीं पर उनके पिता की वो सलाह काम आई, फूल सस्ते होते हैं वाली। हाँ हाँ, वही। एक बहुत गर्म दिन था, घर में एसी नहीं, तीनों बच्चे रो रहे थे। उनके पिता ने पूछा, बेटा पता है क्या सस्ता है? बेन ने कहा, नहीं क्या? पिता बोले, फूल। फूल सस्ते होते हैं, पर पता है क्या महंगा है? क्या? बेन ने फिर पूछा, नहीं क्या? पिता ने जवाब दिया, तलाक। सुनने में मजाकिया है, पर असर तो गहरा हुआ होगा। हाँ, वो मजाक नहीं था, वो एक सीधी चेतावनी थी। बेन को एकदम से एहसास हुआ कि वो सब कुछ एक साथ करने की कोशिश में, करियर, शौक, परिवार, शायद सबसे जरूरी चीज अपना परिवार ही खो दे। उन्हें अपनी प्रायोरिटीज बदलनी पड़ी। अगले ही दिन नेटलैब्स छोड़ने का फैसला किया और लोटस डेवलपमेंट में थोड़ी कम प्रेशर वाली नौकरी कर ली, ताकि परिवार को ज्यादा समय दे सके। बिल्कुल। लेकिन टेक्नोलॉजी की दुनिया है, शांत बैठना मुश्किल होता है। लोटस में ही कुछ नया हुआ। हाँ, लोटस में काम करते हुए ही एक कलीग ने उन्हें मोज़ैक दिखाया। ये इलिनॉइस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने बनाया था, एक ग्राफिकल इंटरनेट ब्राउजर। उससे पहले इंटरनेट काफी टेक्स्ट बेस्ड और मुश्किल था यूज करना। और मोज़ैक देखकर उन्हें लगा कि अरे ये तो भविष्य है। वो एकदम हैरान रह गए। उन्हें लगा कि इंटरनेट ही फ्यूचर है और वो इसके अलावा किसी भी चीज पर काम करके अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कुछ महीनों बाद उन्होंने नेटस्केप के बारे में पढ़ा। ये मोज़ैक बनाने वाली टीम के कुछ लोगों ने शुरू की थी। मार्क एंड्रीसन वाली टीम। हाँ, मार्क एंडरसन। तो बेन फौरन वहां इंटरव्यू के लिए पहुंच गए। नेटस्केप और मार्क एंड्रीसन, ये तो सिलिकॉन वैली हिस्ट्री का एक आइकॉनिक मोमेंट है। कैसा रहा मार्क एंड्रीसन के साथ इंटरव्यू? वो तो बहुत यंग थे उस समय। बहुत अलग। मार्क एंडरसन सिर्फ 22 साल के थे। इंटरव्यू में रेज्यूमे वगैरह की बातें कम हुई। मार्क ने ईमेल कोलैबोरेशन सॉफ्टवेयर के इतिहास और भविष्य पर बेन से बहुत तीखे सवाल पूछे। अच्छा? हाँ, बेन इस टॉपिक के एक्सपर्ट थे, लेकिन वो एक 22 साल के लड़के की कंप्यूटर बिजनेस की इतनी गहरी समझ देखकर हैरान रह गए। मार्क की इंटेलिजेंस और विजन ने उन्हें बहुत इंप्रेस किया। उस समय इंटरनेट को लेकर आम राय क्या थी? क्या सबको लगता था कि ये इतना बड़ा बनेगा जैसा आज है? बिल्कुल नहीं। ज्यादातर लोगों को लगता था कि इंटरनेट बस साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स के काम की चीज है। माइक्रोसॉफ्ट, ओरेकल जैसी बड़ी कंपनियां तो अपना अलग प्रोप्राइटरी इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे बनाने में लगी थी। उन्हें लगता था इंटरनेट की जगह वो ले लेंगी। और नेटस्केप का मिशन अलग था। नेटस्केप का मिशन बहुत बड़ा था, इंटरनेट को ही फ्यूचर का नेटवर्क बनाना।
और वो कामयाब भी हुए। बेन को नेटस्केप में नौकरी मिल गई और वो इस क्रांति का हिस्सा बनकर बहुत एक्साइटेड थे। नेटस्केप का वो अगस्त 1995 का आईपीओ, वो तो एकदम ऐतिहासिक था। हाँ, सुना है। स्टॉक प्राइस कहाँ से कहाँ पहुंच गया था? $14 से $28 पर खुला और पहले ही दिन $58 पर बंद हुआ। मतलब रातों रात कंपनी की वैल्यू लगभग $3 बिलियन हो गई। पूरे बिजनेस वर्ल्ड में हल्का मच गया था। लेकिन सफलता के साथ चुनौतियां भी आती हैं, खासकर जब माइक्रोसॉफ्ट जैसा बड़ा प्लेयर सामने हो। हाँ, सबसे बड़ी चुनौती तो तभी आई जब माइक्रोसॉफ्ट ने अनाउंस किया कि वो विंडोज 95 के साथ अपना ब्राउजर इंटरनेट एक्सप्लोरर आई मुफ्त में देंगे। ओहो, ये तो नेटस्केप के बिजनेस मॉडल पर सीधा हमला था। बिल्कुल सीधा, क्योंकि उनका लगभग सारा रेवेन्यू ब्राउजर बेचने से ही आता था। तो नेटस्केप ने इसका जवाब कैसे दिया? क्या किया उन्होंने? उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली, ब्राउजर पर डिपेंडेंसी कम की और वेब सर्वर सॉफ्टवेयर पर फोकस किया। नेटस्केप सूट स्पॉट नाम का एक प्रोडक्ट पैकेज लॉन्च किया। ये माइक्रोसॉफ्ट के महंगे और क्लोज्ड सिस्टम वाले बैक ऑफिस का एक सस्ता और ओपन ऑल्टरनेटिव था। इसके लिए उन्होंने कुछ कंपनियां खरीदी भी। यहीं पर मार्क एंड्रीसन के साथ उनका पहला बड़ा टकराव हुआ था, है ना? हाँ। स्वीट स्पॉट के लॉन्च से सिर्फ 2 हफ्ते पहले मार्क एंड्रीसन ने बेन या उनके बॉस को बताए बिना पूरी स्ट्रैटेजी बदल दी और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ और ही अनाउंस कर दिया। अरे, बेन तो बहुत गुस्सा हुए होंगे। बहुत। उन्होंने मार्क को कन्फ्रंट किया, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इसी टकराव के बाद उनकी दोस्ती और पार्टनरशिप और भी मजबूत हो गई, जो अगले 18 साल और 3 कंपनियों तक चली। वाह। अच्छा, नेटस्केप तो बाद में एओएल को बेच दिया गया। उसके बाद लाउड क्लाउड का आइडिया कैसे आया? नेटस्केप एओएल के बाद बेन सोच रहे थे कि अब आगे क्या करें। उनकी टीम का एक मेंबर था इन सिक्रिया। उसने एक प्रॉब्लम बताई। जब भी वो एओएल के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर किसी नए पार्टनर को लाते तो उस पार्टनर की वेबसाइट भारी ट्रैफिक की वजह से क्रैश हो जाती थी। अच्छा, मतलब स्केलिंग की प्रॉब्लम। हाँ, लाखों यूजर्स के लिए सॉफ्टवेयर चलाना, उसे स्केल करना, ये बहुत ही मुश्किल काम था। तो यहीं से क्लाउड कंप्यूटिंग का बिल्कुल शुरुआती आइडिया आया। हाँ, उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी सर्विस बनाई जाए जो सॉफ्टवेयर कंपनियों के लिए ये सारी मुश्किल चीजें, स्केलिंग, सिक्योरिटी, नेटवर्किंग, डिजास्टर रिकवरी, ये सब संभाल लें, ताकि डेवलपर्स सिर्फ अपना एप्लीकेशन बनाने पर फोकस कर सकें। और नाम लाउड क्लाउड। क्लाउड शब्द तब इतना कॉमन नहीं था कंप्यूटिंग में। हाँ, उन्होंने इसे कंप्यूटिंग क्लाउड कहा, टेलीकॉम इंडस्ट्री के स्मार्ट क्लाउड से प्रेरणा लेकर। और क्योंकि वो कुछ बड़ा और असरदार बनाना चाहते थे, इसलिए नाम रखा लाउड क्लाउड। कंपनी 1999 में शुरू हुई, मतलब .com बबल के पीक पर। बिल्कुल। पैसा तो आसानी से मिल गया। कंपनी बहुत तेजी से बढ़ी। 7 महीने में 10 मिलियन के कॉन्ट्रैक्ट्स, 6 महीने में करीब 200 कर्मचारी। सिलिकॉन वैली में तो धूम मची हुई थी। लाउड क्लाउड वायर्ड मैगजीन के कवर पर भी आया। सब कुछ शानदार लग रहा था। लेकिन फिर .com क्रैश आ गया। हाँ, और उसने सब कुछ बदल दिया एकदम से। निवेशक डर गए, पैसा मिलना बंद हो गया, लगभग नामुमकिन। खासकर इसलिए क्योंकि लाउड क्लाउड के ज्यादातर ग्राहक खुद .com स्टार्टअप थे और वो अब बंद हो रहे थे। बड़े इन्वेस्टर्स ने भी हाथ खींच लिए। हाँ, सॉफ्ट बैंक कैपिटल जैसे बड़े नाम ने भी पैसा लगाने से मना कर दिया। यहीं पर मार्क एंड्रीसन ने बेन से वो बात कही थी, स्टार्टअप में सिर्फ 2 भावनाएं होती हैं, उत्साह और आतंक। उत्साह और आतंक। और मुझे लगता है कि नींद की कमी दोनों को और बढ़ा देती है। सही बात है। तो पैसे खत्म हो रहे थे, निवेशक थे नहीं, तो क्या रास्ता बचा था उनके पास? एकमात्र रास्ता बचा था, आईपीओ लाना, पब्लिक मार्केट से पैसा उठाना। प्राइवेट फंडिंग बंद थी, पर पब्लिक मार्केट का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। लेकिन उस माहौल में आईपीओ लाना तो बहुत रिस्की रहा होगा। बहुत ज्यादा रिस्की। इस फैसले में बिल कैम्बल की सलाह और उनका सपोर्ट बहुत जरूरी था। बिल कैम्बल, सिलिकॉन वैली के लेजेंड, जिन्होंने स्टीव जॉब्स से लेकर गूगल लीडर्स तक सबको मेंटर किया, वो लाउड क्लाउड के बोर्ड में थे। बिल कैम्बल का क्या रोल था इस सिचुएशन में? बिल कैम्बल वो दोस्त थे जिनकी जरूरत सबको होती है। एक तो वो जो आपकी कामयाबी पर आपसे ज्यादा खुश हो, और दूसरा वो जिसे आप तब फोन कर सके जब सब कुछ भयानक रूप से गड़बड़ हो गया हो। बिल के सपोर्ट से ही बोर्ड आईपीओ के लिए माना। लेकिन आईपीओ के बाद भी मुश्किलें रुकी नहीं, बल्कि और बढ़ गईं। .com संकट और गहरा गया। लाउड क्लाउड का शेयर गिरते गिरते $0.35 पर आ गया। सिर्फ 35 सेंट्स। हाँ, नैस्डैक ने कंपनी को डीलिस्ट करने की धमकी दे दी, मतलब स्टॉक मार्केट से बाहर निकालने की। माहौल बहुत ही निराशाजनक था। इसी बीच बेन के ससुर का फोन आया। उनकी अपनी जिंदगी काफी मुश्किलों भरी रही थी।
उस बातचीत ने बेन को एक तरह से याद दिलाया कि दुनिया में और भी बड़ी मुश्किलें हैं। उन्हें लड़ते रहने की एक नई वजह मिली। और इसी निराशा के दौर में जब लग रहा था कि शायद कंपनी बचेगी ही नहीं, तब ऑप्सवेयर का आइडिया आया। हाँ, एक रात वो सोच रहे थे कि अगर कंपनी दिवालियां हो गई तो वो क्या करेंगे। तो उनके मन में जवाब आया, मैं ऑप्सवेयर सॉफ्टवेयर खरीदकर एक नई सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू करूंगा। ऑप्सवेयर वो सॉफ्टवेयर था जो लाउड क्लाउड ने अपनी क्लाउड सर्विस को ऑटोमेट करने के लिए खुद बनाया था। अच्छा, फिर उन्होंने सोचा कि क्या दिवालियां हुए बिना ऐसा करने का कोई तरीका है। यानी अपनी ही सर्विस कंपनी से पिवट करके एक सॉफ्टवेयर कंपनी बनना, ये तो बहुत बड़ा बदलाव था। बहुत बड़ा और बहुत मुश्किल फैसला। पहला कदम था ऑप्सवेयर सॉफ्टवेयर को लाउड क्लाउड की सर्विस से अलग करना। इसके लिए प्रोजेक्ट ऑक्साइड नाम से एक सीक्रेट टीम बनाई गई। और लाउड क्लाउड का जो सर्विस बिजनेस था उसका क्या हुआ? अगला बड़ा कदम था उस सर्विस बिजनेस को बेचना। उन्होंने इसे EDS इलेक्ट्रॉनिक डेटा सिस्टम्स, एक बड़ी IT सर्विस कंपनी को बेचने का फैसला किया। कितने में? सौदा था $160 मिलियन कैश और $20 मिलियन सालाना का सॉफ्टवेयर लाइसेंस कॉन्ट्रैक्ट। इस डील को करवाने में किसी हॉलीवुड एजेंट की सलाह काम आई? हाँ, माइकल ओविट्स, मशहूर हॉलीवुड एजेंट। उन्होंने सलाह दी कि 2 खरीदारों EDS और एक और कंपनी के बीच कंपटीशन क्रिएट करो ताकि डील जल्दी और अच्छी कीमत पर हो जाए। अच्छा, और सौदा होने के बाद बिल कैम्बल ने फिर एक जरूरी सलाह दी थी? हाँ, डील फाइनल होने के बाद जब बेन अनाउंसमेंट के लिए न्यूयॉर्क जाने वाले थे, बिल ने उन्हें रोका। कहा, घर पर रहो, यहीं रहो और पक्का करो कि हर एक कर्मचारी को पता हो कि उसकी स्थिति क्या है। क्या वो तुम्हारे लिए ऑप्सवेयर में काम कर रहा है, EDS के लिए जा रहा है या उसे नई नौकरी ढूंढनी है। ये सुनने में छोटी बात लगती है, पर शायद उस मुश्किल ट्रांजिशन में बहुत जरूरी रही होगी। बहुत जरूरी। कर्मचारियों की चिंता दूर करना पहली प्रायोरिटी थी। इसने कंपनी के पुनर्निर्माण की नींव रखी। अब चुनौती थी ऑप्सवेयर को एक कामयाब सॉफ्टवेयर कंपनी बनाने की। लेकिन शुरुआती प्रोडक्ट तो सिर्फ लाउड क्लाउड के लिए बना था, है ना? हाँ, बिल्कुल। शुरुआती प्रोडक्ट जिसे वो मजाक में जाइव कहते थे और जिसका इंटरफेस भी अजीब सा था। होम पेज पर बैंगनी रंग की पिंप हैड बनी थी। हाँ, वो अधूरा था और सिर्फ लाउड क्लाउड के माहौल में चलने के लिए बना था। इंजीनियर्स परेशान थे, लेकिन बेन जानते थे कि उन्हें मार्केट में उतरना होगा, भले ही प्रोडक्ट परफेक्ट ना हो, ताकि ग्राहकों से सीख सकें। और एग्जीक्यूटिव टीम भी बदलनी पड़ी। हाँ, वो भी करना पड़ा। सर्विस बिजनेस चलाने वाले लोग सॉफ्टवेयर बिजनेस के लिए सही फिट नहीं थे। ये दर्दनाक था पर जरूरी था। और EDS जिसने सर्विस बिजनेस खरीदा था, वो अब ऑप्सवेयर का सबसे बड़ा ग्राहक भी था। उनके साथ सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट, मतलब उसे लागू करना, कैसा रहा? वो तो मुश्किल रहा होगा। वो एक अग्नि परीक्षा थी, भयंकर मुश्किल। EDS का माहौल बहुत कॉम्प्लेक्स और पुराना था। डेटा सेंटर्स, पुरानी टेक्नोलॉजी, अलग अलग क्लाइंट्स से मिले पुराने सिस्टम्स, धीमे नेटवर्क्स, इन सबसे भरे थे। और EDS के कर्मचारी भी मतलब खास मोटिवेटेड नहीं थे। कई बार तो डेटा सेंटर में सोते हुए पाए जाते थे। अरे बाप रे! और ऑप्सवेयर का प्रोडक्ट भी अधूरा था, तो हर छोटी गड़बड़ी डिप्लॉयमेंट रोकने का बहाना बन जाती थी। ये तो बहुत ही खतरनाक स्थिति थी। अगर EDS हाथ खींच लेता तो कंपनी खत्म हो सकती थी। बिल्कुल। बेन ने टीम को साफ कह दिया, कोई बहाना नहीं, हमें ये हर हाल में सफल बनाना है। अगर EDS हमें छोड़ देता है तो हम खत्म हैं, सारी मेहनत बेकार। उन्होंने जेसन रोजनथल को ऑपरेशंस का इंचार्ज बनाया और एंथनी राइट को एक खास काम दिया, एक्साइटिंग वैल्यू खोजना। एक्साइटिंग वैल्यू मतलब कुछ ऐसा देना जिसकी EDS को जरूरत तो थी, पर जिसकी उन्हें उम्मीद नहीं थी, कुछ एक्स्ट्रा। और एंथनी ने क्या खोजा? एंथनी ने पता लगाया कि EDS के एक बहुत बड़े एग्जीक्यूटिव थे, फ्रैंक जॉनसन। वो टैंग्राम नाम का एक एसेट इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना चाहते थे जो उन्हें बहुत पसंद था, लेकिन उन्हें अपनी कंपनी की तरफ से CA टेक्नोलॉजीज का एक मुफ्त वाला प्रोडक्ट इस्तेमाल करने पर मजबूर किया जा रहा था, जिससे वो नफरत करते थे। तो ऑप्सवेयर ने क्या किया? टैंग्राम जैसा कुछ बनाया? नहीं, समाधान और भी चौंकाने वाला था। ऑप्सवेयर ने टैंग्राम कंपनी को ही खरीद लिया। क्या? पूरी कंपनी खरीद ली? हाँ, और वो सॉफ्टवेयर EDS को ऑप्सवेयर कॉन्ट्रैक्ट के हिस्से के तौर पर मुफ्त में दे दिया। फाइनेंशियली ये बहुत मुश्किल लग रहा था, पर यही वो एक्साइटिंग वैल्यू थी। जबरदस्त। फ्रैंक जॉनसन तो बहुत खुश हुए होंगे। बेहद खुश। और उन्होंने फिर डिप्लॉयमेंट को सफल बनाने में पूरी मदद की। बाद में फ्रैंक ने टीम से कहा, मैंने आप लोगों को शुरुआत में जो भाषण दिया था वो मैं कई बार दे चुका हूं, पर आज पहली बार है कि किसी टीम ने वाकई वो कर दिखाया जो उन्होंने कहा था। कमाल है, यानी कभी-कभी बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ता है। इसके बाद प्रोडक्ट को सुधारने पर काम शुरू हुआ।
हाँ, इसके बाद डार्विन प्रोजेक्ट शुरू हुआ। 6 महीने का इंटेंस एफर्ट जिसमें प्रोडक्ट को लगभग नए सिरे से बनाया गया। कर्मचारियों के लिए बहुत मुश्किल दौर था। हफ्ते में 7 दिन, सुबह से देर रात तक काम। लेकिन टीम में गजब का जोश था, एकता थी। एक इंजीनियर ने बाद में कहा कि ये उनके करियर का सबसे मुश्किल पर सबसे मजेदार समय था। इससे क्या सीखने को मिलता है? क्या हमेशा ग्राहकों की सुननी चाहिए या कभी-कभी अपना विजन फॉलो करना पड़ता है? यहाँ एक और जरूरी सबक था। इनोवेशन के लिए कभी-कभी आपको कस्टमर फीडबैक और मौजूदा डेटा से आगे जाकर सोचना पड़ता है। बेन ने ये बोल्ड फैसला लिया कि मौजूदा जरूरतों को इग्नोर करके प्रोडक्ट को नए सिरे से बनाना होगा, ये जानते हुए कि शॉर्ट टर्म में रिस्की है पर लॉन्ग टर्म में कंपनी के भविष्य के लिए जरूरी है। सीईओ को कभी-कभी ऐसे कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। और सेल्स टीम, उसे भी नए सिरे से बनाना पड़ा होगा सॉफ्टवेयर बिजनेस के लिए। हाँ, मार्क ट्रेनी की लीडरशिप में सेल्स टीम का पुनर्निर्माण हुआ। ट्रेनी ने बहुत सख्त ट्रेनिंग, अकाउंटेबिलिटी और नो एक्सक्यूज वाला कल्चर बनाया। उनका वो कोई मशहूर किस्सा भी है? हाँ, एक सेल्स पर्सन ने फोरकास्ट कॉल में डील को लेकर गोलमोल जवाब दिया तो ट्रेनी ने कहा, ठीक है सुनो, पहले अपने चेहरे से गुलाबी चश्मा उतारो, फिर रुई से अपने कानों का मैल साफ करो और आखिर में अपनी गुलाबी पैंटी उतारो और उस कमीने वाइस प्रेसिडेंट को अभी फोन करो क्योंकि तुम्हारे पास कोई डील नहीं है। काफी सख्त। इस तरह की सख्ती ने पूरी सेल्स टीम के लिए टोन सेट कर दिया। तो कंपनी मुश्किलों से निकलकर प्रोडक्ट बनाकर सेल्स टीम बनाकर पटरी पर आ गई। फिर इसे बेचने का फैसला क्यों किया गया? बेन तो शायद बेचना नहीं चाहते थे। हाँ, वो बिल्कुल बेचना नहीं चाहते थे, लेकिन बाजार बदल रहा था। वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी आ रही थी जो बाद में क्लाउड कंप्यूटिंग का बेस बनी। इसने ऑप्सवेयर के बिजनेस मॉडल के लिए नई चुनौतियां खड़ी कर दी। साथ ही एक शेयर होल्डर एक्टिविस्ट का भी दबाव बढ़ रहा था। तो उन्होंने बेचने का फैसला किया, लेकिन अपनी शर्तों पर। बिल्कुल, उन्होंने जानबूझकर बहुत ऊंची कीमत रखी, $14 प्रति शेयर, मतलब लगभग $1.6 बिलियन। उन्हें लगा इस कीमत पर कोई नहीं खरीदेगा और वो एक्टिविस्ट को दिखा देंगे कि उन्होंने कोशिश की। लेकिन किसी ने ऑफर दे दिया। हाँ, हैरानी की बात, बीएमसी सॉफ्टवेयर ने $13.25 की पेशकश कर दी। जब बेन $14 पर अड़े रहे तो बीएमसी मान गया। अब बेन मुश्किल में थे क्योंकि वो असल में बेचना नहीं चाहते थे। लेकिन आखिर में सौदा तो एचपी के साथ हुआ है ना? हाँ, जब बीएमसी की खबर बाहर आई तो एचपी ने $16.5 प्रति शेयर की पेशकश कर दी, लगभग $1.65 बिलियन। वाह, ये सौदा हो गया। हालांकि इस प्रोसेस में उनके ऑडिटर्स अर्नस्ट एंड यंग के साथ एक बड़ा झगड़ा भी हुआ जिसने लगभग डील खत्म ही कर दी थी, पर आखिरकार सब ठीक हो गया। तो ये कम्युनिस्ट बैकग्राउंड वाले शर्मीले लड़के से शुरू होकर $1.65 बिलियन की कंपनी बेचने तक का सफर, कितने उतार चढ़ाव, कितना प्रेशर, कितने कड़े फैसले, उत्साह से आतंक और फिर वापसी। एक एंटरप्रेन्योर की जिंदगी शायद ऐसी ही होती है ना? बिल्कुल। और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि बेन हॉरोविट्ज के वो शुरुआती जीवन के अनुभव, चाहे वो कम्युनिस्ट माहौल हो, बर्कले का समाज हो या रॉजर वाली घटना जिसमें उन्हें डर का सामना करना पड़ा, इन सब ने उन्हें बाद की जिंदगी में इन भयानक प्रेशर वाली सिचुएशन से निपटने में, सबसे अलग हटकर सोचने में और आखिरकार कामयाब होने में कैसे मदद की होंगी। क्या डर पर जीत पाने या अलग-अलग नजरियों को समझने की वो शुरुआती सीख ही थी जिसने उन्हें एक ऐसा लीडर बनाया जो इतने बड़े संकटों से भी रास्ता निकाल सका? ये सवाल जरूर सोचने लायक है। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें और हमारे YouTube चैनल स्टोरी ऑर्बिट को सब्सक्राइब भी करें।